हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ यारो तथा आने वाले जो भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए। हम लोग अब तक फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन के माध्यम से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार कहा जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इसको सबसे पहले संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। उसके बाद भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसे इक्वालिटी ऑफ राइट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल के अगर उद्घोषणा होती है तो उस स्थिति में आर्टिकल 358 और 359 में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, तो 358 और 359 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के, जो कि है 20 और 21, इन दोनों को छोड़ के सभी आर्टिकल्स सभी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो भी मौलिक अधिकार हैं ये सभी जस्टिसिएबल हैं, मतलब वाद योग्य हैं। आप अगर कोई भी हनन करता है आपका फंडामेंटल राइट, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट की तरफ से रिट्स जारी किए जाएंगे। उसके बाद आता है वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले ये 7 हुआ करते थे। ठीक है, अमेरिका के अधिकार बिल से लिया गया है। इसका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का, वो है यूएस से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण दायित्व जो है वो न्यायपालिका को दिए गए हैं। ठीक है, तो रिट्स जारी करता है, उस अकॉर्डिंग आपके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद आता है 12, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि यदि किसी भी स्थिति में पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ पास कर दिया गया है जो कि कहीं से आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को नलिफाई कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन रही है वो चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 14 आता है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ये क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन हो चुका है लास्ट के लेक्चर में, तो डिटेल में समझना तो लास्ट के लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 1 लाइनर टाइप है, याद कर लीजिए इसको, आर्टिकल 14। इसके बाद आता है भारतीय संविधान में समता के जो अधिकार हैं वो 14 से लेकर 18 तक दिए हुए हैं। विधि के समक्ष समता ये 14 में दिया हुआ है। 15 में दिया हुआ है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है, इसको प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो छुआछूत है उसका अंत किया गया है, यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद टाइटल्स का अबॉलिशन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स या फिर एकेडमिक टाइटल्स। उसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, राइट टू लिबर्टी से रिलेटेड राइट है, राइट टू फ्रीडम। इस 19 के तहत आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें ABCD करके दिया हुआ है कई सारे, तो पहला A है, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह है ये सब इसी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, भी इसी में आती है, 19(1) क। ठीक है, तो 19(1) A में राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है 19(1) क में। नेक्स्ट है 19(1) B, जिसमें असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर 19(1) C आता है, जिसमें संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद 19(1) घ D आता है, जिसमें
कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्रीली मूव कर सकता है, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध तरीके से संचरण कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद 19(1) आता है, जिसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये ABCDE करके जो दिया हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके MCQs क्वेश्चन आते हैं उसमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से रिलेटेड सब क्लॉज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद के द्वारा आपको सहकारी समिति बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में आएगा 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D। ठीक है, तो इसमें ये जो सब क्लॉज हैं ABCD ये भी आपको तैयार होने चाहिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है 19(1)F, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, ट्रेड एंड बिजनेस किया जा सकता है उसके द्वारा। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे संपत्ति का अधिकार भी प्रदान किया गया था, अब इसको 300A में कर दिया गया है। 44th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में पारित किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 में का संबंध जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित है, प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 21 जो है वो उसका संबंध है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद 21A आता है, जो कि शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 14 में 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखाने व खनन इत्यादि में कार्य करने से निषिद्ध कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 23 जो है वो इलीगल ट्रेड से रिलेटेड है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21, इसमें जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण भी निहित होता है। ठीक है, तो किस फंडामेंटल राइट के द्वारा हमें विदेश जाने का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसा आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जो शिक्षा का अधिकार है ये उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 में इसको पारित किया था। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, ये जो कोर्ट केस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता आती है, जो कि आर्टिकल 25 है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। और इसके बाद आता है आर्टिकल 26, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और साथ ही धार्मिक कार्यों का भी प्रबंध किया जा सकता है, इसका भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 29, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, तो शिक्षा और प्रशासन की बात अनुच्छेद 30 में कही गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो माइनॉरिटी शब्द है, इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको आंसर बताना है किस प्रकार से। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। पहला है भाषाई अधिकार, भाषाई बेसिस पे, दूसरा है रिलीजियस बेसिस पे। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे या फिर कोई और भी बेसिस है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप सर्च कर लीजिएगा कि माइनॉरिटीज़ को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 29 और 30 में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके तहत उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, साथ ही 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है, रिट्स जारी किया जा सकता है।
ठीक है। अब ये रिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसमें न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, और यदि गिरफ्तारी का तरीका असंतोषजनक पाया गया तो बंदी की रिहाई भी करता है। उसके बाद आता है परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं। ये जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या फिर कोई निम्न न्यायालय जो है वो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। उस केस में परमादेश जारी होता है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध करता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जो है उच्च या फिर सर्वोच्च न्यायालय उस पर ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध करती है। ध्यान दीजिएगा, अभी कार्यवाही हुई नहीं है, उससे पहले ही रोका जा रहा है, इसको प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन। उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, मतलब कार्रवाई हो चुकी है, अब पूछा जा रहा है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब अधिकार परीक्षा से पूछा जाता है कि उस पद पर कार्य करने से मतलब किस हक से आप उस पद पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। साथ ही यदि कोई निचली अदालत के द्वारा कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जाता है जो कि उसके कार्यक्षेत्र से बाहर का होता है तो उसको रोका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले प्रोहिबिशन जो था वो एक तरह का प्रिवेंशन था। अभी सर्टिफिकेट में जो लॉ है वो पास हो चुका है, उसके बाद किस तरह से उस लॉ को ख़त्म करना है ये सर्टिफिकेट में आता है। तो ये एक तरह का वो प्रिवेंशन है, उपचार है, ये एक क्योर है, इलाज है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आता है उत्प्रेषण, जिसे क्यू वारंटो कहते हैं। ये भी निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारी से पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये कार्य किया है। ठीक है, तो ये क्यू वारंटो में आता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 358 के तहत यदि कोई इमरजेंसी लगती है तो उसमें आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है और 20 और 21 को छोड़ के सभी अधिकार जो हैं, सभी मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 और 358 के तहत दी गई है। ठीक है, इसके बाद एक केस है बच्चन सिंह और पंजाब राज्य का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलता है तो वो उसके आर्टिकल 14, 19 या 21 का अतिक्रमण नहीं है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें भी राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल लिबर्टी मिलनी चाहिए और हमें दंड नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। यदि आपने गलती की है और न्यायालय को लगता है कि आपको दंड मिलना चाहिए, इवन इफ़ वो मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, तो भी वो दंड दिया जा सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई हनन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स के जो भी संबंधित आर्टिकल है वो सभी हम लोग देख चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। फंडामेंटल राइट तक अभी तक जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं, इसको आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, घटना चक्र के क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही जो भी आपको सोर्स मिल रहा हो पॉलिटी के क्वेश्चन करने का, कोई भी टेस्ट सीरीज़ फॉलो की जा सकती है आपके द्वारा। ठीक है, क्वेश्चंस लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तभी तक दिमाग में रहता है जब तक वो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में आपको इसलिए वन लाइनर टाइप का पढ़ा रही हूँ कि ये चीज़ें भी दिमाग में रह जाती हैं। यदि आप पूरी कहानी की तरह पढ़ने लगते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में तो बैठ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग वो कहानी की तरह जितना आसानी से समझ में आता है उतना ही आसानी से भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन लाइनर टाइप इसीलिए आपको प्रोवाइड किया गया है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही बनाया हुआ नोट्स है। तो इनको तो सब कुछ आपको याद करना है, और इसको पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ आप लोगों का रिवीजन भी होता जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के तहत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है ये अनुच्छेद 37 में स्पष्ट वर्णित की गई है। ठीक है, इसके बाद इसके जो मुख्य पक्ष हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, कि नीति निर्देशक तत्व के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। यदि आपका कोई लिखा हुआ है कि डीपीएसपी में ये अधिकार आपको प्रदान किया जाना चाहिए, तो उसके लिए आप
कानून से मदद नहीं ले सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये निर्देश है जो कि स्टेट को दिया गया है। यदि स्टेट कोई लॉ बनाती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए कुछ डायरेक्ट किया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ठीक है, कुछ निदेशक की निधि बताई गई है, सॉरी नीति बताई गई है। तो इस तरह से ये जो है ये आपका नॉन जस्टिसिएबल हो जाता है, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपी के लिए। दूसरा है कि इसके सिद्धांत देश के संचालन के मूलभूत हैं। ठीक है, फंडामेंटल हैं। इन्हीं नीतियों को फॉलो करके देश के लिए कोई भी लॉ बनाए जाते हैं ताकि वेलफेयर स्टेट्स बनाए जा सकें। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रख के ये डीपीएसपी का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। ठीक है, तो सभी सिद्धांतों को तो फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी कोई स्टेट अपनी पॉलिसी लेके आती है तो वो ध्यान में रखती है कि डीपीएसपी के जो भी लॉज दिए हुए हैं इन्हीं में से लॉज पे पॉलिसी बनाई जाए। फिर आता है आर्टिकल 37, इसके अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, कोई भी राज्य जो है वो वेलफेयर स्टेट की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो डीपीएसपी के थ्रू ही आता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 39, जिसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधन का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। ठीक है, तो आर्टिकल 39 जो है वो इक्वालिटी की बात कर रहा है कि मैन और वुमेन दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा आर्टिकल 39 में कहा गया है। इसके बाद इसी में एक ए करके पार्ट जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति गरीब वर्ग से आता है तो उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए फॉर पुअर्स। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको एक निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए कि वो अपना सरकारी वकील रख सके। ठीक है, तो ये सब बातें आर्टिकल 39A में कही गई है। फिर आर्टिकल 40 आता है, इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात आर्टिकल 40 में कही गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 41, इसके अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, तो राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, ये आर्टिकल 41 में कहा गया है, और इसी के तहत मनरेगा का गठन किया गया था, जिसमें हर प्रति परिवार के एक व्यक्ति को रोज़गार प्रदान किया जाता है, कम से कम 100 दिन के लिए ये रोज़गार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे उपबंध जो हैं वो स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 42, इसके अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन अच्छी रखेगा, जहाँ पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कंपनी है या फिर स्टेट के द्वारा संचालित कोई भी कार्यक्षेत्र है, वहाँ पे अच्छा वर्क प्लेस प्रदान किया जाना चाहिए, और साथ ही जो महिलाएं हैं उनको प्रसूति सहायता भी प्रदान की जाए, मैटरनिटी रिलीफ प्रदान की जाए, जैसे छुट्टियों की समस्या ना हो, साथ ही उनको पैसे की कोई समस्या ना हो इन बिटवीन, यदि वो मैटरनिटी रिलीफ में हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 43, इसके अनुसार राज्य कर्मचारियों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कही गई है आर्टिकल 43 में। इसी के तहत आर्टिकल 43 क आता है 43A, इसके अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी वर्कर्स को एक पोजीशन दी जानी चाहिए, जिससे वर्कर और
जो मैनेजमेंट है इसके बीच एक अच्छा रिलेशन बना रहे, ऐसा आर्टिकल 43A में कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 44, इसको समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए राज्यों के द्वारा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको याद करने का तरीका ये है कि 4 लिखा है और इसके साथ 4 लिखा है, दोनों ही सेम है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, एक ही समान राज्यों में कानून जो है वो लागू होना। ठीक है, आर्टिकल 44 आई होप सबको याद हो गया होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 45, इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बालकों से कंफ्यूज नहीं होना है, यह बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए है। ठीक है, कोई जेंडर बेसिस पे इसको नहीं बनाया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान की जाएगी, साथ ही उनको एजुकेशन प्रदान की जाएगी जो भी 6 वर्षों से कम के हैं। 6 से 14 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें हम लोग 21A के तहत हम लोगों को फंडामेंटल राइट में मिलता है 6 से 14 वर्ष तक की एजुकेशन। 6 से कम वर्षों की एजुकेशन जो है वो DPSP में मेंशन की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 46, जिसके अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है फॉर SC, ST और अदर डिप्रेस्ड क्लासेस। इसके बाद आता है आर्टिकल 47, जिसके अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना है, साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज करना है, इसको भी बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी। ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से भी रिलेटेड जो है वो 48A में बातें कही गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 49, जिसके अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण प्रदान करेगा। तो जो नेशनल इम्पोर्टेंस की मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेस हैं इनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी जो है वो भी स्टेट को प्रदान की गई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 49। इसके बाद आर्टिकल 50 आता है, जिसके अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऐसा आर्टिकल 50 में कहा गया है। याद कैसे कर सकते हैं, 50% जुडिशियरी को दिया गया है और 50% एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, तो आर्टिकल 50 जो है वो 50-50 कर देता है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में। तो इसको याद करने का तरीका हो जाएगा 50, यहाँ पे आपको याद रहेगा कि 50 न्यायपालिका के पास है, 50 कार्यपालिका के पास है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। इसके बाद आता है आर्टिकल 51, इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऐसा आर्टिकल 51 में कहा गया है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि अंतर बताते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्व के बीच में। फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में जो डिफरेंस होता है ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो है वो है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है फंडामेंटल राइट्स का, और नीति निदेशक तत्व किस में है, भाग 4 में। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि किस पार्ट में इन दोनों का उल्लेख किया गया है, एक पार्ट 3 में है, एक पार्ट 4 में है। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से प्रेरित है और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित है। इसके बाद आता है इसकी जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक किस्म की है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, नेगेटिव इन नेचर कैसे है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए बातें करता है। अगर DPSP की बात की जाए
तो वो उसका नेचर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पूरे स्टेट के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको नेगेटिव नेचर और पॉजिटिव नेचर के लिए कहा जाता है। इस तरह की बातें कही गई है, नेगेटिव नेचर और पॉजिटिव नेचर। इसके साथ ही इसकी प्रकृति नकारात्मक इसलिए है क्योंकि जो स्टेट है उसके एक्शन लिमिटेड हो जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ठीक है। अक्सर फंडामेंटल राइट्स को लेकर लोग जो होते हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा स्टेट कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिससे कहीं भी लगता हो कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेचर थोड़ा नेगेटिव माना गया है, क्योंकि ये स्टेट को प्रतिबंधित कर देता है कुछ हद तक, ठीक है। इसलिए इसका नेचर जो है वो नेगेटिव है। और डीपीएसपी का नेचर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि स्टेट को फुल आज़ादी देता है कि वो आपके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए लॉज बना सकती है, ठीक है। तो इन नैतिक और राजनैतिक मान्यता के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। और इस तरह से जो डीपीएसपी है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टेट के वेलफेयर से रिलेटेड जो भी लॉज बनने हैं वो डीपीएसपी के तहत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका नेचर क्यों नेगेटिव माना गया है और इसका नेचर क्यों पॉजिटिव माना गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी पॉइंट है जो प्रूफ करता है कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है नेचर में और नीति निदेशक तत्व पॉजिटिव है नेचर में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद यदि अगर कभी इस तरह के कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू बेसिस पे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट पूरी तरह ही नकारात्मक है, ठीक है। कई सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बट यदि इसका डिफरेंस आप डीपीएसपी के साथ कंपैरिजन करके पूछा जा रहा है तो उस केस में आप कहेंगे कि डीपीएसपी की तुलना में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको नकारात्मक माना गया है और डीपीएसपी को पॉजिटिव, सकारात्मक माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो वो खुद में ही सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, ठीक है। इस तरह की बातें भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को क्लियरली पढ़िए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें स्टेट प्रतिबंधित हो जा रहा है और इंडिविजुअल को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिए जा रहे हैं। ये आप लोग समझ पाएंगे जब आप फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाद योग्य है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, ठीक है। तो यदि कभी भी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहा है तो न्यायालय में आप जा सकते हैं और वो अधिकार आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा। परंतु ये जो नीति निदेशक तत्व है ये गैर वाद योग्य हैं और इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है मौलिक अधिकारों को और इसको नैतिक और राजनैतिक मान्यता प्राप्त है नीति निदेशक तत्व को, ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करता है, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करता है फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी जो है वो पूरी कम्युनिटी, पूरे स्टेट के वेलफेयर की बात करता है। नेक्स्ट आता है नागरिकों को स्वतः प्राप्त होती है, मतलब यदि कोई इंडियन सिटीज़न है तो उसको सभी फंडामेंटल राइट्स स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे, स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन नीति निदेशक तत्व के साथ ऐसा नहीं है, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं डीपीएसपी के अधिकार, ठीक है। ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स में और नीति निदेशक तत्व में। ये सभी डिफरेंसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपका क्वेश्चन जो वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोगों का मूल कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मूल कर्तव्य से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर, रशिया से लिया गया है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भाग 4A के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया है, 42nd संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है और 4A में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
वर्तमान में इसको भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या जो थी वो 10 थी। ठीक है, तो पहले 10 हुआ करती थी, अभी इस एक एक्स्ट्रा ऐड करके इसको 11 कर दिया गया है, भाग 4 क में जोड़ा गया है और आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी में है, 51 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं। भारत के प्रत्येक नागरिकों का क्या कर्तव्य जो है वो वर्णित किया गया है आर्टिकल 51 ए के द्वारा। सबसे पहला है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, इसके बाद इस पर्टिकुलर आर्टिकल की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रगान जो है वो गाया ही जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो इस बेसिस पे नहीं ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने नेशनल एंथम नहीं गाया तो इसने उसका अपमान किया। गाना, नेशनल एंथम गाना या ना गाना ये स्वेच्छा का अधिकार है, इसमें इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको उसका आदर करना है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान ना गाने के लिए किसी प्रकार का उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। ठीक है, तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो भी फ्रीडम मूवमेंट्स चलाए गए हैं उनके बारे में लोगों को ज्ञान होना चाहिए और उससे प्रेरित होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। इसके बाद देश की रक्षा करें और यदि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा अवश्य करें। ठीक है, तो यदि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जिसमें लोगों को भी एक तरह का अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग देना हो तो उसके लिए हमेशा प्रेरित रहें, वो करने के लिए हमेशा आप लोगों को ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप लोगों को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए और इसकी भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा या प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को कम करे। ठीक है, ख़त्म करे। साथ ही स्त्रियों से संबंधित जो कुप्रथाएं हैं उनको भी समाप्त किया जाए, स्त्रियों का सम्मान किया जाए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया है। इसके बाद हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इसके बाद आता है प्राकृतिक पर्यावरण की बातें कही गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण की इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य वन जीव हैं, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ऐसा भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन रखें, साथ ही स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखें जिससे कि जो सभी लोग हैं उनमें एक तरह का डेवलपमेंट की भावना हमेशा रहे इंडियन सिटीजन्स में। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवेज़, बस और साथ ही जो रोड्स होती हैं, इन सभी की हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ऐसा भी फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है। इसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। सो ऑलवेज स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस। नेक्स्ट आता है यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक
या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था, लास्ट है ये हमारा 11th जो है, इसको जोड़ा गया था 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिसे राइट टू एजुकेशन कहा गया है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है, फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। 6 से लेकर 14 तक आर्टिकल 21A, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़। साथ ही DPSP में दिया हुआ है 6 वर्ष से कम उम्र के जो सभी बच्चे हैं, इनके जो एजुकेशन होनी है या फिर इनके जो केयर होनी है, उसके बारे में DPSP में वर्णित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। सबसे पहला प्रश्न जो है, अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपसे, और आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से लिखेंगे। ठीक है, आंसर ज़रूर लिखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों का रिविजन होता है। साथ ही एक जो आपका माइंड होता है, कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम लोग किसी की बातें जब सुन के पढ़ते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो उतना वर्क नहीं करता है। बट अगर आप क्वेश्चन उसके बीच बीच में सोचते रहेंगे तो आपका माइंड जो है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाए गए हैं या फिर नोट्स जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या वोटिंग करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा, किस DPSP के तहत शराब यानी कि अल्कोहल का यूज़ जो है वो प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, तो इंटॉक्सिकेशन को प्रतिबंधित किया गया है किस DPSP के तहत? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स का सेपरेशन किया गया है? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई है वो सभी चीज़ें जो आपको, सभी नोट्स जो है वो आपको रिवाइज करना है, हर पॉइंट को आपको याद करना है, हर आर्टिकल जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, उसके बाद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिक करके आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लिखे जाएंगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिखा रहे होंगे, बट क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें तभी पता होगा जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जो लगेगा कि हाँ ये तो हमें करना चाहिए, जैसे राष्ट्र ध्वज हमें फहराना चाहिए, ऐसी कुछ बातें लिखी हो, या फिर कुछ और लिखा हो कि राष्ट्रगान हमेशा गाना ही चाहिए, ऐसी कुछ बातें अगर लिखी हो तो उस चीज़ में आप ट्रिक हो जाएगा, उस चीज़ में आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सच में ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी तो होगी ये, पर ड्यूटी तो है एज अ सिटीजन, बट क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? यदि मेंशन नहीं किया गया है तो वो फंडामेंटल ड्यूटी 51A के तहत नहीं आएगा। वो हमारा एक तरह का मॉरल ड्यूटी होगा जो हमें प्रेजेंट करना होगा। जैसे कि राष्ट्रगान यदि चल रहा है तो रिस्पेक्ट में हमें खुद गाना चाहिए उसके साथ साथ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आपको इसको गाना ही है। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो हैं ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे नहीं थे, तो वो क्वेश्चंस भी अभी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किस फंडामेंटल राइट के द्वारा जो डबल जियोपार्डी, ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने जो कोई भी दोष किया है, कोई भी उसने अपराध किया है, तो उसको उस अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी इसको कहा जाता है। एक ही दोष के लिए, एक ही गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान किस फंडामेंटल राइट, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? दूसरा है आपका राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा हमें प्राप्त है? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को
प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको नज़रबंदी कहा जाता है, यदि किसी व्यक्ति को नज़रबंदी कर दी गई है यह सोच के कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है या उस व्यक्ति के कारण कोई अपराध हो सकता है, तो उससे पहले ही उसको प्रिवेंटिव तरीके से डिटेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है इससे संबंधित? इसके बाद इसी में आपको बताना है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ मैं लिख रही हूँ आपके लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसमें नज़रबंदी से रिलेटेड कानून आते हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये लगभग कितने महीने तक उस व्यक्ति को एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो रख सकती है। ठीक है, तो नज़रबंद कितने महीनों तक रखा जा सकता है, कितने दिन तक ये वैलिड रहता है और ये किस आर्टिकल से संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ साथ ही डीपीएसपी से रिलेटेड है। इन सभी के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि अपने लेवल से भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर या फिर घटना चक्र के क्वेश्चन, तो आपको ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं ये आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही रटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम्स के लिए फुली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आपकी एक मदद करेंगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो क्वेश्चन सॉल्विंग को तो कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, जो भी आपके सुझाव हो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको पूछना हो वो भी आप लिख सकते हैं और साथ ही ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका जवाब आप लिख सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना है कि किसी आर्टिकल में अगर कोई लाइन मैंने बोली है उसके साथ कोई और लाइन भी उसमें होनी चाहिए, तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसके साथ ये भी एक आर्टिकल जो है वो इससे संबंधित है या ये भी प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। ये हम लोगों का भाग 4 था, भाग 4 और भाग 4 क ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 5, जिसमें हम लोग यूनियन के बारे में, सेंट्रल लेवल पे जो भी बॉडीज़ हैं हमारी जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है हमारी राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के बारे में कौन से प्रावधान दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यूनियन का जो भी सेक्शन है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करेंगे, दूसरे व्यक्तियों के साथ अन्य व्यक्तियों की भी सहायता हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। अपना सेल्फ नोट्स अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो भी हो सके क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए और जहाँ से भी आपका सोर्स हो क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर ज़रूर करना है आपको, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ अगर यदि आपने ज्वाइन किए तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करिए। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी पढ़ाई है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिस तरह के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन नोट्स का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।